जो राजनाथ सिंह ने कहा उसके सबूत मैं आपको दिखाता हूं। हमारी बहादुर फौज पाकिस्तान की आर्मी को घुटनों पर कैसे लाई, पाकिस्तान के हर अटैक को कैसे नाकाम किया और फिर पाकिस्तान का इलाज कैसे किया, इसके बारे में हमारे फ्रंट लाइन जनरल्स ने आज बहुत सारी डिटेल शेयर की हैं। उन्होंने चेतावनी दी पाकिस्तान ने अगर अब कोई गुस्ताखी की तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा और इस बार पाकिस्तान में और भी भारी तबाही होगी। मैं आपको हमारी पराक्रमी सेना के डायरेक्टर जनरल एयर डिफेंस की बात सुनवाता हूं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कैसे करेगा, इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारी फौज के पास थी। इसीलिए हर ड्रोन को नाकाम किया, हर मिसाइल को मार गिराया। हमारी फौज को एग्जैक्टली पता था कि पाकिस्तान कितने ड्रोन भेजेगा और कहां से भेजेगा। यह भी पता था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स डर के मारे अपने एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाएगी। पाकिस्तान कौन सी मिसाइल से अटैक करेगा, कहां निशाना लगाएगा, इसका भी पूरा पूरा अंदाजा भारतीय सेना को था। भारतीय सेना की तैयारी किस लेवल की थी, इसका टेस्ट पाकिस्तानी फौज ने देखा और चकरा गए। पाकिस्तान के सस्ते ड्रोन को बंदूक से गिराया, अटैक ड्रोन को शोल्डर लॉन्चर से उड़ाया और जो पाकिस्तानी मिसाइल्स आई उन्हें आकाश और S-400 डिफेंस सिस्टम से डिस्ट्रॉय किया। सब कुछ सिस्टमैटिक था, प्रिसाइज था, कंट्रोल था। यह सारी जानकारी आज हमें आर्मी एयर डिफेंस के डीजी से मिली। आप भी डीजी आर्मी एयर डिफेंस की बात सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वाकई में अब जनरल मुनीर के लिए कोई जगह सेफ नहीं है। भारत की मिसाइल पाकिस्तानी फौज के हर ठिकाने तक पहुंचने में सक्षम है। I would just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they're all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah. लेफ्टिनेंट जनरल की बातें अंग्रेजी में हैं, लेकिन उनका फ्लेवर आपको अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा लगेगा और जो कह रहे हैं उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको साथ साथ बता रहा हूं। एक और हैरान करने वाली बात उन्होंने बताई। 8 मई से 10 मई के बीच रोज रात 9 बजे के आसपास हमारे आसमान में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए सैकड़ों ड्रोन्स दिखाई देते थे और फिर हम देखते थे कि कैसे टिम टिम करके उन्हें आसमान में तबाह किया जा रहा है। यह कमाल हमारे एयर डिफेंस ने किया। एक एक पाकिस्तानी ड्रोन को चुन चुनकर सटीक निशाना लगाकर मार गिराया। जब आप इसकी डिटेल सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको ताजुब होगा कि जो ड्रोन हमें परेशान कर रहे थे, जिनको लेकर हम चिंता में थे, उनको लेकर हमारी आर्मी को कोई परेशानी नहीं थी, कोई वरी नहीं थी, क्योंकि हमारी सेना ने पाकिस्तानी फौज के माइंड को रीड कर लिया था। जनरल आसिम मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा था यह सब पहले से पता था। हमारी सेना के एयर डिफेंस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकोना ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी फौज अपना हेडक्वार्टर रावलपिंडी से पेशावर ले जाए, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ले जाए या फिर ईरान की सरहद पर, वो भारत की सेना की मिसाइल की रेंज से बाहर नहीं जा सकता। और दूसरी बड़ी बात लेफ्टिनेंट जनरल डिकोना ने कही पाकिस्तान की रणनीति को लेकर। उन्होंने बताया कि आजकल जिस तरह युद्ध में ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ गया है और जिस तरह टर्की और चीन पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, उससे अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तानी फौज सबसे पहले ड्रोन अटैक करेगी और ड्रोन्स के जरिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को परखने की कोशिश करेगी। और 8 मई को एग्जैक्टली यही देखने को मिला। The Nagorno-Karabakh Azerbaijan clash, Russian-Ukraine clash, and even to some extent the Israeli current conflict going on taught us about the huge capability that drones have. And we realized that Pakistan, by virtue of its back-end support,
from Turkey and any maybe a northern adversary as well had a plethora of drones. And we also knew that in order to take on an effective air defense integrated system that we have, like the Army and the Air Force are integrated in this case, he would have to saturate us. So if you see his concept of employment, he would first send in low altitude, cheaper drones in large numbers to saturate your radars. And they would also force you to open up your radars. So I think it's very important that the army looked at, not emitting, so that we didn't give out our positions. Because the moment you gave out your emitter position, his next line of drones would come to hit the radar. So what do you do then? You switch it on at the appropriate time. Okay. So you switch it on when you realize that the target is within your gun range. You switch on the radar intermittently, slew your guns and engage the target. But if you continuously emit, that's what the drone is wanting you to do. Saturate your screen and then bring in someone from the rear, an armed drone, and then hit your radar as a kamikaze drone. लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकोना आर्मी एयर डिफेंस के डायरेक्टर जनरल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जितने ड्रोन्स भेजे, जितने मिसाइल्स अटैक किए, उन सबको काउंटर करने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकोना की ही थी। डिकोना बता रहे थे कि भारतीय फौज को पाकिस्तान की रणनीति का अंदाजा था। ये पता था कि पाकिस्तान पहले कम ऊंचाई पर उड़ने वाले सस्ते ड्रोन्स की फौज भेजेगा। दुश्मन की कोशिश होगी उसके ड्रोन्स को ट्रैक करने के लिए भारत जो सेना है वो अपने रडार्स ऑन करे और पाकिस्तान को हमारे रडार्स की लोकेशन पता चल जाए। इसके बाद वो अटैक ड्रोन से हमारे रडार्स पर हमला करने की कोशिश करेगा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल डिकोना ने बताया कि पाकिस्तान की चाल हमने समझी, उसी हिसाब से रणनीति तैयार की और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के लिए भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने की प्रैक्टिस जैसा था। उन्होंने कहा पहले एक फाइटर जेट आता था, 2-4 मिसाइल्स फायर होती थी, अब तो एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमला किया जा सकता है और ड्रोन्स को मारने के लिए मिसाइल्स का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। इसलिए अब नई तकनीक के हिसाब से भारत की सेना ने रणनीति भी बदली है। Over the years, the concept of air threat, the numbers, the quantity of aircraft as you brought out, we knew Pakistan had so many aircraft, China had so many aircrafts. You could fly an aircraft 4 times a day. Your pilot to cockpit to aircraft ratio was so much, so you could generate so many sorties per day. So it's on the basis of this that our ammunition calculation was done. That if you have so much of quantitative and qualitative threat, how much do you cater for? But as you brought out, there is no fixed number of drones. So we've got to go back to the drawing board to understand that, how much of logistic stamina that we require for such a new threat. This new threat has actually, you can't have expensive missiles. It doesn't work out that way. It's too expensive. So we've got to have systems in place which, like gun ammunition, which has a greater amount of sustainability over a period of time, because there is no quantity. As you said, you can have 5,000 drones, you can have 10,000, you can have 20,000. Now, if you have, that means you have to cater for ammunition. And I think we've got to get back to understand that how do we cater for this ammunition, because it's not quantifiable in numbers. And hence and not only that, first is the amount of ammunition, and secondly is the type of ammunition. Today, if you have you have a particular ammunition which is like a stone. So if you throw a stone at a drone, you might hit it, might not hit it. But if you throw a stone which actually fragments into small pellets or small stones, then you will get maybe 5-6 drones. So the L70 pre-fragmented fuse cartridge is the ammunition that we used in adequate measure here. And this is the future of how to take on threat of drones, is to use pre-fragmented ammunition, so that as it comes close to the target, you're dead sure that if it fragments and it throws out these little splinters, you will hit a drone rather than just throw a stone directly. लेफ्टिनेंट जनरल डिकोना ने जो कहा उसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। उनका कहना है कि अब ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्ध में बढ़ गया है और ड्रोन्स की संख्या सैकड़ों में हो सकती है।
हजारों में भी हो सकती है। इसलिए एक साथ इतने ज्यादा टारगेट्स को हिट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेफ्टिनेंट जनरल समझा रहे थे कि आमतौर पर एक ऑब्जेक्ट को एक पत्थर से गिराया जा सकता था, लेकिन अगर पत्थर ऊपर जाकर स्प्लिट हो जाए, कई टुकड़ों में बंट जाए, तो एक साथ कई सारे टारगेट्स को हिट किया जा सकता है। अब यही फ्यूचर वॉरफेयर में होगा। अब स्प्लिंटर एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो फायर करने के बाद कई टुकड़ों में बट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। L-70 गन की कार्ट्रिजेस इसका एक एग्जाम्पल है। लेफ्टिनेंट जनरल डिकोना बता रहे थे कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान की सिर्फ रणनीति का अंदाजा नहीं लगाया, बल्कि इसे काउंटर करने की प्रैक्टिस भी कर ली थी। पाकिस्तान का ड्रोन अटैक 8 मई की रात 9 बजे शुरू हुआ था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हमारी फौज इससे 10 दिन पहले पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराने की प्रैक्टिस कर चुकी थी। लेफ्टिनेंट जनरल डिकोना ने खुलासा किया कि हमने 26, 27 और 28 अप्रैल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को परख लिया था। हल्के ड्रोन्स को गन्स के जरिए गिराने की प्रैक्टिस सुबह 5:30 बजे हो चुकी थी। दूसरी, तीसरी और चौथी लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया था। गनर से लेकर रडार मैन तक सबको बताया गया था कि किसे कब फायर करना है, दुश्मन के किस ऑब्जेक्ट को हमारे कौन से सिस्टम से एंगेज किया जाना है। आर्मी के बड़े बड़े अफसरों से लेकर मोर्चे पर तैनात जवान तक सबको अपना प्रिसाइज रोल पता था। इसीलिए पाकिस्तान का कोई ड्रोन, कोई मिसाइल हमारे किसी इंस्टॉलेशन तक नहीं पहुंच पाया। We anticipated this, and you won't believe that about maybe on the 26th, 27th and 28th, we did a simulation exercise at the behest of our army chief in the border areas, where we simulated drone attacks on the weapon system on the border. But we actually wanted to our gunners and our operators to actually hone their skill and see how do you detect. So we started off at 5:30 in the morning, if maybe 26th was the first day. So we started at 5:30 in the morning, where we had multiple drones coming in to train our people. So that, because if you have a saturation raid, and how do you react, and how do you not switch on your radar till as late as possible? And how does this information go laterally to people? How does the army air defense, once it gets this information, proliferate this information to the infantry man who's there? Or to the RT man who's there, so that everybody realizes there is a drone, and if he has a capability and the signals, and if he has a capability to engage that drone, how can he engage it? पहली बार आर्मी के किसी अफसर ने इतनी डिटेल में ऑपरेशन के बारे में बताया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पाकिस्तान सिर्फ मंसूबे पालता रहा और हमारी सेना ने उनकी रणनीति को समझकर काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार की, उसके हिसाब से ट्रेनिंग की और पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल डिकोना ने यह कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर करीब 3,500 किलोमीटर का है। जाहिर है पूरे बॉर्डर पर तो जवानों की या इक्विपमेंट की तैनाती नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी फौज को एग्जैक्टली पता था कि पाकिस्तान बॉर्डर के किन इलाकों को निशाना बना सकता है। इसीलिए हमारी सेना ने उन्हीं इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिवेट किया जहां पाकिस्तानी फौज हमला कर सकती थी। और यह तरकीब कैसे काम आई, सुनिए। The air defense is a defensive measure. The air defense is not an offensive. The air defense is something where you protect your own airspace. So, by a trickle method, we gradually built up our air defense right along our western borders. I think so. That's how we actually, got the troops familiar with terrain, because we initially deployed not on a VAVP centric mission that we normally do. What does that mean? So what happens is that normally all air defense resources, because ours is a big border, we have about 3,500 border with Pakistan. So you can't have air defense right through. So you have vulnerable points, vulnerable areas which are pre-identified, which are allocated air defense resources. Like if you have an ammunition dump, or you have an airfield, or you have a logistic base, or you have even some population centers, or you have a temple like the Golden Temple. So you predetermine where you want to put these. Now some of these could be
at the border. Some of these could be 50 kilometers. Some of them could be in the rear areas of the tactical battle area. So what we did initially is we pushed up as much guns as far forward as possible, because we realized that the efficacy of the guns is the most important against drones. लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकोना एयर डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और आप देखिए उनका विश्वास कमाल का है और कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फोर्स ने एयर डिफेंस में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए, किस सिस्टम का क्या रोल था। लेफ्टिनेंट जनरल डिकोना ने कहा कि हर इक्विपमेंट की अपनी रेंज और इफेक्टिवनेस होती है। गन्स का इस्तेमाल कम ऊंचाई वाले और छोटे ऑब्जेक्ट्स को तबाह करने के लिए किया जाता है। आकाश मिसाइल्स 18 किलोमीटर तक के लक्ष्य को तबाह कर सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकोना ने बताया कि भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम पूरे इंटीग्रेशन के साथ काम कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका सफल परीक्षण हो गया। Every weapon system, whether it's a gun or a missile, a V-SHORAD, a shoulder-fired missile, or the Akash indigenous weapon system, or the MR-SAM, they all have a certain altitude of operation. So, like the guns have an altitude of between 1.8 to 2 kilometers. And then you have the V-SHORAD, the next level, go up to 3.5 kilometers. So, then you have the Akash, which can go up to 18 kilometers. The MR-SAM, which goes up to 14 kilometers. The S-400 goes up to 18 kilometers. So depending on the target which was being picked up and the cost, I mean, you realize if a plane is coming, then it's the S-400. If it's an AWACS, it's an S-400. If it's a smaller drone like a UCAV, then an S-400 would be too expensive to use. So then you use the MR-SAM or use the Akash, and it still comes closer, then you use the gun. So the altitude of ingress decides the best weapon system. And in an automated system like the Akash that we have currently, it's a fantastic system. It is still in the process of rolling out, but it has a system of between the ISCCS of the Air Force and the Akash of the Army. It ensures an effective resource allocation, effective weapon allocation. लेफ्टिनेंट जनरल ने एक और बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा अब इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम एक क्लिक पर रेडी है। एक सेकंड से भी कम वक्त में दुश्मन का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है और उसकी जानकारी तस्वीरों के जरिए, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के जरिए ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अफसरों तक पहुंच जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल डिकोना ने कहा कि बड़ी बात यह है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश तीर जैसे लेटेस्ट स्वदेशी सिस्टम है और पुरानी पेचोरा मिसाइल्स और गन्स भी हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन हमारे एयर स्पेस को दुश्मन के हमले से फूल प्रूफ बनाता है। We have rolled out Akash. In fact, the complete translation of the ICC's picture to the tactical battle area is through the Akash Tir. It's a most fantastic system where you have a centralized picture defining what is enemy targets, and it comes down. And it goes down right as far forward as the weapon end. So, I mean, what has it done? Just to give an example, we did a demonstration about 6 months ago in Delhi, wherein the ICCS picture from Ambala of the Air Force went to the JDC of the Army in Pathankot. And finally, it came into the command post in Delhi in the parade ground to show you and it was all in milliseconds. What do you do? Do you close airspace during this time? What do you do? No, you just emit your radars, you get your picture. So the Air Force has its surveillance radars coming from the front. We have our radars coming, which are smaller ranges, coming from the lower end. And this fusion takes place. It's a multi-fusion sensor fusion of data which takes place. And that's how you get a recognized air-space picture. So that in that recognized picture, you're clearly told that this particular set of aircrafts are enemy aircrafts. This helicopter is an enemy helicopter. किसी सेना के सिस्टम के बारे में इतनी डिटेल में कभी कोई नहीं बताता, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम होता है
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्मी ने स्वदेश में ही डेवलप्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम आकाश तीर का इस्तेमाल किया और यह सिस्टम पाकिस्तान हमले के सामने अदृश्य और अभेद दीवार बन गया। आकाश तीर सिस्टम असल में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और कंट्रोल सिस्टम होता है जो देश के तमाम रडार्स के जरिए आसमानी सरहदों पर नजर रखता है और रियल टाइम में किसी भी मिसाइल, किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन की जानकारी दे देता है। पाकिस्तान ने 8 से 10 मई के दौरान करीब 800 ड्रोन से भारत पर हमला किया था। हवा और जमीन से मार करने वाली मिसाइल की बौछार की थी, लेकिन हमारे जो जवान एयर डिफेंस सिस्टम पर तैनात थे उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी अटैक को हमारे स्वदेशी आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया, फेल कर दिया। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल या ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। आने वाली दुश्मन के जितनी की ड्रोन्स की वेव्स को हमने इस आकाश तीर सिस्टम की मदद से बर्बाद किया और आने वाले समय में भी हम दुश्मन के आने वाले किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। जो भी पाकिस्तान की तरफ से हलचल होती है, चाहे वो कोई ड्रोन हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, कोई मिसाइल हो, हमारा आकाश तीर सिस्टम उसी समय उसे स्क्रीन पर दिखाता है। हमें लाइव फीड मिलती है जिसके कारण हम उसे ट्रैक कर पाते हैं। हम लाइव पिक्चर अपने वेपन एंड तक दे रहे हैं जिससे कम से कम मैन पावर करते हुए और विदाउट एनी डिले हम वही फीड अपने वेपन लोकेशन तक पहुंचा रहे हैं जो उन्हें मिल रही है और बिना किसी डिले के ज़्यादा रिएक्शन टाइम के साथ वो उसे एंगेज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने 100% टारगेट जो भी हमारे एओआर में आए हैं हमने उनको 100% डिस्ट्रॉय किया है। जो लोग मोर्चे पर तैनात थे उनकी बात आपने सुनी और आपको समझ आ गया हो कि लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्ना क्यों कह रहे थे कि ऊपर से नीचे तक हर किसी को सब कुछ पता था, सब तैयार थे, पूरा सिस्टम इंटैक्ट था। लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर हावी होने, रडार सिस्टम को सैचुरेट करने के लिए ड्रोन्स की बौछार की थी। 4 दिनों में पाकिस्तान ने 800 से 1000 ड्रोन भेजे। पहले पाकिस्तान की एक खेप में लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ने वाले ड्रोन भेजे ताकि एयर डिफेंस के रडार उनको डिटेक्ट करने के लिए स्विच ऑन हो। फिर अगली खेप में पाकिस्तान हथियारों से लैस ड्रोन भेजता था जिनका मकसद भारत के एयर डिफेंस रडार को तबाह करना होता था, जिससे अगली बार असली टारगेट को निशाना बनाया जा सके। यह उनकी रणनीति थी। पाकिस्तान ने चीन से लाइसेंस लेकर बड़ी तादाद में बुर्राक ड्रोन बनाए थे और अपने यहां शापा ड्रोन डेवलप किया था और चीन की मदद से CH-4 और विंग लूंग 2 ड्रोन भी बड़ी तादाद में बनाए थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने टर्की के असीस गार्ड सोनगा ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन इन सब का जवाब हमारी फौज के पास तैयार था। लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्ना ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले नाकाम करने के लिए एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज के इंटीग्रेशन से पाकिस्तानी मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया। As far as the first wave that comes in is a saturation wave. So that is the 7th evening, sir. Yeah, so there would be large number of drones which fly a little low. These low level which could be even Amazon for 40,000 rupees a drone or whatever. The moment the next layer comes up, it's taken a little higher. So that so you could go up to 2 kilometers. Wherever it came into the gun range, we tried to impact it. The jammers and the EW systems also tried to impact it by jamming and by cyber spoofing or a cyber takeover. There were attempts by us. We have the capability. So what does the Indian Army have? The Indian Army has, and that is what we are looking at in future also, that the radar is one method of picking up a target. If with the radar you have an electro-optical system that shows you a photograph of the target. Some of our air defense guns, the upgraded L-70 guns, have the EO system in place, electro-optical system. The Shilka weapon system upgraded, which did a lot of damage in this particular conflict, also has an EO system. So you have to have a number of sensors to ensure you detect the target. पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए भारत ने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ था, जो हमारे एयर डिफेंस के अलग अलग हिस्सों को यूनिफाइड तरीके से कंट्रोल कर रहा था।
इसमें आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम आपस में मिलकर काम कर रहे थे। दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइल हमले की चेतावनी देने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम के रडार लगातार सक्रिय थे। इनसे कनेक्टेड वो रडार सिस्टम भी थे जो हवा में दुश्मन के हथियारों को आइडेंटिफाई करके उन्हें ध्वस्त कर रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, L-70 एयर डिफेंस गन, ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन, 105 mm एयर डिफेंस गन, OSA AK मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम और इग्ला शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल शामिल हैं। इन सब से 8, 9 और 10 मई को पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान की हर हरकत का माकूल जवाब दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि मोर्चे पर तैनात आर्मी के अफसर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने में हमारी आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम ने, इस टीम ने अपने सिर्फ 10% एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया, 10%, और पाकिस्तान के 100% ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टेक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल डिकोना बता रहे थे कि पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन अटैक को नाकाम करने में सोवियत मेड OSA AK सरफेस टू एयर मिसाइल भी बहुत कारगर साबित हुआ। मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट रेंज की इस मिसाइल OSA AK को सिर्फ 4 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है। इस एयर डिफेंस मिसाइल को दुश्मन के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके हिट करने में सिर्फ 26 सेकंड का वक्त लगता है। OSA AK से एक साथ 8 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं और ये 5 किलोमीटर पहले ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को टारगेट करके नष्ट कर देती है। OSA AK मिसाइल्स 1.5 मैक यानी करीब 500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुश्मन के ऑब्जेक्ट को मार गिराती हैं। यह पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक भारी मिलिट्री व्हीकल में लगा हुआ होता है जिसमें रडार और वेपन सिस्टम शामिल होते हैं। OSA AK का रडार 20 से 30 किलोमीटर पहले ही दुश्मन के ऑब्जेक्ट का पता लगा लेता है और फिर वेपन सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होकर 26 सेकंड में उसका खात्मा कर देता है। ये सारी बातें लेफ्टिनेंट जनरल बता रहे थे जिन्हें मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल डिकोना ने बताया कि दूसरे देशों की सेनाएं नई टेक्नोलॉजी के चक्कर में पुराने सिस्टम को छोड़ रही हैं, लेकिन भारत की सेना ने मॉडर्न और ओल्ड इक्विपमेंट का फ्यूजन किया। इसका असर ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दिया। इसी से बड़ी सफलता मिली। It is undisputable that a gun system has been extremely effective, an air defense gun system, and I think that we in the army have to thank my predecessors and the army that we, unlike other countries which started moving away from guns into the realm of missiles, the Indian army held on to its guns. And even our successor gun, which is to come up for trials in July, we realized over a period of time that the gun is an irreplaceable form of air defense. And I think whether it's the L-70 or the ZU or the Shilka or even a LMG or an MMG in attack role which the infantry has, is going to make a huge difference as far as drone destruction goes. So the gun is the undisputable, the air defense gun. आज मैं आपको आर्मी ऑपरेशन की ऐसी डिटेल्स बता रहा हूं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल डिकोना जिस L-70 एयर डिफेंस गन की बात कर रहे थे वो कैसी होती है, कैसे काम करती है, ये मैं आपको दिखाता हूं। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद आज फ्रंट बेस पर पहुंचे थे, वो फ्रंट बेस जहां पर L-70 को तैनात किया गया है। मनीष प्रसाद ने बताया
कैसे ये एयर डिफेंस गन दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइल्स के लिए काल बन गई। ये 40 mm के राउंड्स हैं, एक साथ 12-12.5 किलोमीटर तक जा सकते हैं और करीबन 3.5 किलोमीटर तक अगर ड्रोन मिसाइल कुछ भी आया तो उसे एक साथ ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये L-70 एयर डिफेंस गन 300 राउंड फायर करती है। नाइट और डे कैपेबिलिटी है और आसानी से इसे कहीं भी प्लेस करने में सक्षम है। और यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने अपने ड्रोन और साथ में अपने मिसाइल्स भेजे तो उसको ध्वस्त करने के लिए इसने एक ऐसी तैयारी की और ऐसा लेयर तैयार किया अपने गोलियों की बौछार करके कि जिसे भेदने के लिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। कितनी सारी बातें आपको बताने के लिए। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा कंपोनेंट ZU-23 एयर डिफेंस गन है। 23 मिलीमीटर की ये एंटी एयरक्राफ्ट गन सोवियत संघ से खरीदी गई थी और बाद में भारत ने इसे स्वदेश में अपग्रेड किया। ये गन कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराती है। अब इसको रडार के साथ कनेक्ट किया गया है। जैसे ही रडार दुश्मन के किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, वो इसकी जानकारी एयर डिफेंस गन को भेजती है और ये गन टारगेट को लॉक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इंडियन आर्मी के पास 450 से ज्यादा ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, जिनकी मदद से 8, 9 और 10 मई को पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन्स को मार गिराया गया। हवाई हमलों को नाकाम किया गया। ZU-23 1 मिनट में 2000 गोले दागती है और करीब 2.5 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इस एंटी एयरक्राफ्ट गन की बड़ी खूबी यह है कि इसे आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, किसी भी गाड़ी पर माउंट किया जा सकता है और विमान से ऊंचे पहाड़ी मोर्चों तक भी पहुंचाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर, अर्ली वार्निंग सिस्टम और ZU-23 एयर डिफेंस गन के तालमेल ने पाकिस्तान के हौसले हवा में ही पस्त कर दिए। जू गन की रेट ऑफ फायर 1600 से 2400 राउंड तक है। इसके फायर से एक वॉल ऑफ डेटरेंस क्रिएट होता है ताकि एनिमी का कोई भी एरियल थ्रेट हो वो हमारे AOR में आ ना पाए। इसके अलावा हमें जो इस AOR में एक भी ड्रोन या एरियल थ्रेट आ नहीं पाया है। हमने लगभग काफ़ी सारे एरियल थ्रेट्स को एंगेज किया है और यहाँ के जो क्रिटिकल एसेट्स की प्रोटेक्शन थी वो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। मैं यहाँ के AOR की ट्रूप कमांडर हूँ। हमें बहुत चंद सेकंडों की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये आपके ऊपर हवाई हमला आने वाला है, एनिमी के ड्रोन्स आने वाले हैं, एनिमी के मिसाइल्स आने वाले हैं या एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। आकाश तीर जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल्स का बैकबोन है उसने हमारी इसमें बहुत मदद की है। हमें रियल टाइम डेटा पास हुआ है जिसकी वजह से हमने जू गन फायर करके हमारे एनिमी के कोई भी एरियल थ्रेट हो उसको मार गिराया है। हमारी सेना के पराक्रम की, मॉडर्न वॉरफेयर की ये स्टोरीज ऐसी हैं कि सुने तो सुनते ही चले जाएं। मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने फ्यूचर के लिए क्या तैयारियां की हैं, उसके क्या संकेत दिए, ये बताता हूं आपको। स्वदेशी हथियारों को सक्सेसफुली टेस्ट किया, ओल्ड और लेटेस्ट वेपन्स का फ्यूजन किया, दुश्मन के अटैक की जानकारी और काउंटर स्ट्रेटेजी को जल्दी से जल्दी टॉप टू बॉटम तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया और सबसे बड़ी बात, पहले से ही दुश्मन की चालों को समझा, एनालाइज किया, उसके हिसाब से रणनीति बनाई, तैयारी की। यही ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। You know, there is a very interesting concept called red teaming. It's a very interesting concept. So, the US uses it, Israel used it to some extent. We have started using red teaming, wherein whenever we decided to do something, within our own group of people, we had a red team which would challenge why we did it, would tell us what they anticipated would be the mindset of the opposition. You know, so the red team would actually look at the IW, the psychological, the impact of civil population in unrest, and it would tell you the impact of your ops as to how it would fan out. And I think red teaming actually teaches you this. It's a fascinating concept which challenges whatever action you're going to do, to able to understand what can be the outcomes of that action, so that you know what to be prepared for in the next phase if you take this action.
And this is what happens in the army today. We've started it recently under the present chief of army staff, and even during the last chief, this concept of red teaming came out. And we are now following this red teaming. Effectively, in this particular campaign, we did use the concept of red teaming. लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा की बातें सुनकर, सीमा पर तैनात हमारे जवानों का जोश देखकर यह साबित हो गया कि हमारी सेना दुनिया में बेस्ट है। मॉडर्न डे वॉरफेयर में हमारी बहादुर फौज का कोई मुकाबला नहीं है। हमारी सेना को प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दिया, इसलिए वो खुलकर प्लान कर पाए और दुश्मन को तबाह कर पाए। सबसे बड़ी बात है कि हमारी सेनाओं की इंटेलिजेंस कमाल की थी, उन्हें सब पता था। पाकिस्तान में मौजूद टेरर आउटफिट्स का एग्जैक्ट पता ठिकाना मालूम था। पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा ये पता था। ड्रोन कहां से आएंगे, कितने आएंगे, ये भी अच्छी तरह मालूम था। पाकिस्तान डर के मारे अपने एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी पहले से थी। पहले पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाना, फिर उसके एयर बेसिस पर हमला करना, यह भी भारतीय सेना ने पहले से बड़ी सूझबूझ के साथ प्लान कर लिया था। हमारी सेना के टॉप ब्रास को एग्जैक्टली पता था कि पाकिस्तानी फौज के जनरल्स का माइंड कैसे काम करता है। इसीलिए भारतीय सेना का हर अटैक प्रिसाइज और कंट्रोल था। डिफेंस सिस्टम ऐसा था कि पाकिस्तान के एक एक ड्रोन, एक एक मिसाइल को फेल कर दिया, गिरा दिया। पुराने और नए सिस्टम के फ्यूजन का इस्तेमाल करके हमारी सेना ने साबित कर दिया कि रणनीति बनाने में हमारे जनरल से बेहतर और कोई नहीं है। आज पूरे देश को विश्वास है, आने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है, सक्षम है, तत्पर है।